बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर है 437 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि जब मैंने उसकी चोरी पकड़ ली तो वो अपनी हिमायत में जवाब पेश करने लगा था। सच्ची बात तो ये है, उसे इस हकीकत का इदराक हो गया था कि हमारे साथ आरज़ी है और वो बीच राह में हमें दागे मुफारकत दे जाएगा। इंसान चला जाता है और उसकी बातें रह जाती हैं। काशानू के बाद हम महज उसकी बातों ही को याद कर सकते थे, उसे वापस लाना तो किसी के इख्तियार में नहीं था। बुद्ध मत को मानने वाले आवागोन के नज़रिए पर यकीन रखते हैं, ताहम उनका आवागोन हिंदू मत के आवागोन से थोड़ा मुख्तलिफ है। बहरहाल मानवी एतबार से एक ही बात है, यानी इंसान मरने के बाद फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, वगैरह वगैरह। बुद्धा के पैरोकारों को चूंकि ये यकीन होता है कि मरने के बाद वो दोबारा पैदा होंगे, इसलिए किसी की मौत पर वो ज़्यादा दिल गिरफ्तार और मलूल नहीं होते। पैकिंग के बाद हम गार के उस हिस्से की जानिब चल पड़े जहाँ थोड़ी देर पहले मैंने गुस्ल किया था। हमारे दरमियान काशानू के अंजाम के बारे में नहायत ही मुख्तसर बातचीत हुई। फिर लियान ने मुझसे पूछ लिया, वहीदान, तुमने इस गार के अंदर किसी कुदरती तालाब का जिक्र किया था? हाँ, एक हैरत अंगेज तालाब वाकई यहाँ मौजूद है। हैरत अंगेज क्यों? उसने सवाल किया। देखोगी तो खुद ही पता चल जाएगा। वो टटोलती हुई नजर से मुझे देखते हुए बोली, लगता है तुमने पता चला लिया है। मैंने उस कुदरती तालाब में एक हयात आफरीन और फरत बख्श बात लिया है। मैंने बताया। बात? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। इस ठंडे ठार मौसम में तो तालाब का पानी बर्फ से भी ज्यादा यख बसता होगा। तुम्हारी कुल्फी नहीं जमी? मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा। उस तालाब को हैरत अंगेज कहा है और बात के हवाले से फरत बख्श और हयात अफरीन जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर कुल्फी जमने वाली सूरत हाल से निमट कर आता तो मेरे बयान में तुम्हें ऐसा इत्मीनान नजर न आता। फिर वो यकायक रुक कर सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगी। मैंने उसके जहन को ज्यादा उलझाना मुनासिब ना समझा और उस तालाब के ख्वास के बारे में तफसील से आगाह कर दिया। पूरी दिलचस्पी से मेरी बात सुनने के बाद वो बोली, वाकई ये सब तो इंतहाई हैरत अंगेज है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब अपनी आंखों से देखोगी और हाथ से तालाब के पानी को छुओगी तो यकीन भी आ जाएगा। हम बातें करते हुए उस कमरानुमा जगह पर पहुंच गए जहाँ मैंने भरपूर एक्सरसाइज की थी। मजकूरा तालाब यहाँ से चंद कदम आगे मौजूद था। मैं लियान को उस तालाब पर ले आया। जब वो भी उस तालाब के पानी को चेक करने के लिए तजर्बे से गुजरी तो हैरत ज़्यादा रह गई। मेरी जानिब देखते हुए हिजानी लहजे में बोली, वहीदान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने गलत कब कहा है? मैं भी गुस्ल की ज़रूरत महसूस कर रही हूँ। वो सादे से लहजे में बोली। मैंने कहा, बिल्कुल ज़रूर, बदन को साफ सुथरा रखना सेहत का पैगाम है। इससे पहले कि थाचू यहाँ पहुँच जाए तुम एक गुनगुना बात लेकर फ्रेश हो जाओ। वो मुतज़ब्ज़ब भरी सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने उसकी निगाहों में मौजूद उलझन को भांप लिया और उसकी इत्मीनान की खातिर कहा, तुम बेफिक्र होकर लिबास उतारो और तालाब में उतर जाओ, मैं इधर कमरे में बैठा हूँ। इसी दौरान में अगर थाचू यहाँ पहुँच गया तो मैं उसे उधर ही रोक लूँगा जब तक तुम लिबास पहनकर हमारे पास नहीं आ जाती। हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो मुतमईन होकर अपने लिबास के साथ मसरूफ़ हो गई। मैं गर्दन झुकाकर गार के उस कमरा नुमा हिस्से की जानिब चल पड़ा जहाँ मैंने योगा और मार्शल आर्ट्स की भरपूर एक्सरसाइजेस की थी। थोड़ी देर बाद लियान तरोताज़ा होकर मेरे पास पहुँच गई। वो शबनम में धुले हुए किसी गुलाब की मानिंद खिल गई थी। मैं उस गंगा जल में नाई हुई मूरत को शायाने शान नज़र से ना देख सका। वो नज़र उसका हुस्न जिसका मुतकादी था, क्योंकि इस वक्त मेरे कल्बो नज़र को काशानू की जुदाई ने धुंधला रखा था। थोड़ी देर बाद थाचू अपना सामान उठाए हमारे पास पहुंच गया। वह से ज़्यादा संजीदा दिखाई देता था। सामान की पोटली को उसने मखसूस अंदाज में कंधे पर लटका रखा था। उसने बारी बारी सवालिया नज़रों से हम दोनों को देखा और एक लफ्ज़ी इस्तफसार किया। चलें। हम खामोशी से उसके पीछे चल पड़े। अब हम गार के उस हिस्से की जानिब बढ़ रहे थे जिधर से हमें इस पहाड़ी से बाहर निकलना था। तालाब के पास से गुजरते हुए हम गार के बनिस्बत तंग हिस्से की जानिब कदम उठाने लगे। हमारे दरमियान एक बेनाम सी खामोशी खायल थी। हम बखूबी जानते थे इस उदासी खामोशी का सबब क्या है, लेकिन हम इसे कोई मानी पहनाने, कोई नाम देने से कासिर थे। काशानू के गम ने हमारी जबानों पर बर्दाश्त का कफल डाल रखा था। हम जूं आगे बढ़ रहे थे उस गार का रास्ता ज्यादा चक्करदार होता जा रहा था। खमदार मोड़ के साथ साथ सफर जारी रखते हुए बड़े वादे अंदाज में ये महसूस हो रहा था कि हम आगे बढ़ने के साथ ही नशे में भी उतर रहे हैं, यानी हमारी ये मुसाफरत बुलंदी से पस्ती की जानिब थी। कुछ आगे जाकर डुलवान का जाविया इतना बढ़ गया कि मुझे संदेश ने आन घेरा कि खुदा न खासा यूं ही चलते चलते हम कहीं पाताल में ना उतर जाएं। इसी दौरान में थाचू ने एक मरतबा भी पलट कर पीछे नहीं देखा था। यूं महसूस होता था जैसे वो हमें यकसर फरामोश कर बैठा हो। इस संगार में हम 3 अफराद का पहलू बपहलू चलना मुमकिन नहीं था, लिहाजा हम थाचू की तकलीद में इस तरह उसके पीछे चल रहे थे कि खुआ से खुआ चलने वाली सूरत हाल थी। थोड़ा आगे आने के बाद डुलवानी सफर में खातिर ख्वाह तब्दीली आई। अब हम बिल्कुल हमवार चल रहे थे। 15-20 मिनट के बाद वो तंग सा रास्ता बुलंदी की तरफ हो गया। ये सफर पिछले सफर से बनिस्बतन कठिन और दुश्वार गुजार था।
थाचू की गंभीर खामोशी बताती थी कि वो अपने अंदर कोई खतरनाक तूफान छुपाए हुए है। अभी तक उसने काशानू के आखिरी मामलात के बारे में हमें कुछ बताया था और ना ही हम दोनों में से किसी ने कोई सवाल किया था। यह ऐसा मौजू था कि फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। उस पुरअसरार पहाड़ी के अचंबा गार में लगभग 1.5 घंटे तक हमारा सफर जारी रहा और बिलाखिर हम उस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए जिसे हमारी आर्दी मंजिल कहा जा सकता था, यानी हमने गार के दूसरे सिरे तक रसाई हासिल कर ली थी। हम तीनों इत्मीनान भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और यके बाद दीगरे पहाड़ी के अंदर से निकलकर एक चट्टान पर पहुंच गए। मैंने अपने अगम में उस मुकाम को देखा जहां से हम बाहर निकले थे। पहली नजर में मैं अंदाजा ना लगा सका कि क्या वाकई इस जगह से पहाड़ी के अंदर उतरा जा सकता है। वो पहाड़ी खला ऐसे जाविये पर वाक़ था कि बादिल नजर में उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था। बिलाशुबा वो पहाड़ी अंदर बाहर से एक तलीसम थी। मैंने एक तवील सांस खारिज की और ये सोचकर मुतमईन हो गया कि जो भी हो हम इस पहाड़ी से बाहर आ गए थे। उसी लम्हे लियान की मुतामलाना आवाज़ मेरी समा से टकराई। वहीदान, मैं देख रही हूँ कि हम किसी और इलाके में निकल आए हैं। क्या मतलब? मैंने बेसाख्ता कहा और गहरी नज़र से गिरदोपेश का जायजा लेने लगा। लियान वाकई दुरुस्त कह रही थी, ये वो इलाका नहीं था जहाँ से हम इस पहाड़ी के अंदर दाखिल हुए थे। मैंने इस लोकेशन को जहन में नक्श कर लिया। इस वक्त हम बिल्कुल मुख्तलिफ लोकेशन में खड़े थे। मैंने थाचू से इस्तफसार किया, ये क्या माजरा था थाचू? माजरा कुछ नहीं, वो निगाह के सामने फैले हुए सिलसिले को पर एक शनासा नजर डालते हुए संजीदगी से बोला। दरअसल हम इस अजीमुल जुस्सा पहाड़ी के अंदर ही सफर करते हुए उसके अकब में निकल आए हैं, इसलिए तुम्हें ये माहौल बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। वो देखो। उसने शुमाल के रुख पर इशारा किया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, यहाँ से सागर माता कितना वादे नजर आ रहा है। सागर माता यानी माउंट एवरेस्ट वाकई जाविये से साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। सूरज आसमान पर मौजूद था और मीठी हरारत वाली गुदाज धूप ने कुर्बो जवार में खैमे डाल रखे थे। मौसम इंतहाई खुशगवार और टकोरी था। धूप में तमादत ना होने के बराबर थी, इसलिए उसकी नरम व मुलायम हरारत बदन के एक एक हिस्से की बड़ी आसूदगी सुकाई कर रही थी। इस उजली और धुली धुलाई फजा में माउंट एवरेस्ट का पुरहैबत मगर दिलकश नज़ारा मबहूत कर देने वाला था। मैंने इस अजीम पहाड़ की जानिब देखा तो देखता ही चला गया। अब हमारे सामने आगे बढ़ने का मसला था। दिन का निस्फ अव्वल तकरीबन गुजर चुका था। पहाड़ी इलाकों में दिन का निस्फ सानी ज्यादा तेजी से गुजरता है। मैंने थाचू की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, तुम्हारी इत्मीनान को देखते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ तुम इस इलाके से नावाकिफ नहीं हो। हमें अपना सफर जारी रखने के लिए किधर का रुख करना होगा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई, ये गोया मेरे सवाल के पहले हिस्से का जवाब था। उसके बाद वो ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम सोच भी नहीं सकते हमने इस पहाड़ी के अंदर जो चक्करदार फासला तय किया है उसने बाहर से हमारी मुसाफत को किस कदर कम कर दिया है। अगर हम शुमाल मगरब की जानिब सफर जारी रखें तो मुझे यकीन है आधे घंटे बाद हम डोलो घाट पहुंच जाएंगे। डोलो घाट? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। यह नाम मेरे लिए अजनबी नहीं था। वो वजाहत करते हुए बोला, डोलो घाट एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है और ये सुनकर तुम्हें हैरत होगी, ये कस्बा खटमंडू से लगभग 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। क्या वाकई? मैं यकलख्त उछल पड़ा। मैंने कहा था ना तुम हैरत ज़दा रह जाओगे, वो गंभीर आवाज में बोला। मैंने पलके झपकाते हुए कहा, थाचू तुमने बात ही ऐसी नाकाबिले यकीन की है। हमने खटमंडू सुंदरी जल तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर का फासला तय किया था। उससे आगे जाम ने कोच को छोड़ा, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा 7 किलोमीटर भी शुमार कर ले तो ये कुल फासला 20 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ 20 और कहाँ 70? क्या हमने उस पहाड़ी के अंदर 50 किलोमीटर का फासला तय किया है? ऐसी बात नहीं है, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। दरअसल पहाड़ी और जमीनी रास्ते का हिसाब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। जमीन पर जो मुकाम 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ होता है, पहाड़ी इलाके में बाज़ औक़ात उतने ही फासले पर मौजूद मुकाम तक रसाई हासिल करने में हमें दुश्वार गुजार 30-40 किलोमीटर तय करने पड़ते हैं। पहाड़ी इलाकों में ना किसी में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा पहाड़ी की बनावट और जावियों को देखते हुए रास्ता बनाया जाता है। उसकी वजाहत ने मुझे मुतमईन कर दिया। इस इत्मीनान में गालिब हाथ उस खुशखबरी का था कि हम खटमंडू से लगभग 70 किलोमीटर दूर निकल आए थे। लियान अपने खदशे का इजहार किए बिना ना रह सकी। वो थाचू से मुखातिब होते हुए बोली, थाचू तुम्हारा क्या ख्याल है, इस तरफ निकल आने के बाद हमें हेलीकॉप्टर वाले दुश्मनों की जानिब से कोई खतरा बाकी नहीं रहा? हमने अभी तक थाचू को मिस्टर शर्मा और उसके गैंग के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए लियान दुश्मनों का जिक्र करते हुए हेलीकॉप्टर का हवाला दे रही थी। थाचू बेपरवाही से बोला, वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते इस वक्त हम कहाँ हैं। ठहरो मैं चेक करता हूँ। मैंने अपनी जेब में से सूर्या दास वाला मोबाइल बरामद करते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा वो बेशरम शर्मा कहाँ झक मार रहा है। मैं सेल पर उंगली को मुतहर्रिक करने वाला ही था कि डिस्प्ले पर सिग्नल वाले कॉलम को देखकर चौंक उठा। वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैंने इस हकीकत का इंकशाफ किया तो लियान ने काशानूक वाले सेल को चेक किया, वो भी सिग्नल से महरूमी का इजहार कर रहा था। गोया निवाल वाला नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा था। हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा एंटीना मौजूद नहीं था जो सिग्नल की फराहमी का सबब बनता।
میں نے سوالیہ نظر سے لیان کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچی۔ اسی دوران میں تھاچو بڑی دلچسپی سے باری باری ہمارے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں الجھن میں گرفتار پا کر اس نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ ہم نے بیک زبان ہو کر کہا، مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ موبائل فونز کے ساتھ ہے۔ اس نے استفساریہ نظر سے ہمیں دیکھا۔ میں نے مختصراً الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بولا، جدید سائنس کی یہ ایجاد اب تمہارے لیے بیکار ہو چکی ہے۔ بہتر ہوگا اپنے موبائل فونز کو لباس میں محفوظ کر لو۔ یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور کھلونے بھی بے جان جن سے کھیلنا بھی بے مزہ۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب ہمیں فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس کی تجویز انتہائی معقول تھی، لہذا ہم نے باہمی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ڈولو گھاٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یہ سفر بخیر و عافیت طے ہوا اور ہم دوپہر 12 بجے سے پہلے ڈولو گھاٹ میں تھے۔ قسمت بھی اپنی مرضی سے مہربان اور نامہربان ہوتی ہے۔ کہاں تو ہماری زندگی موت کی دار پر تھی، اور کہاں ہمارے قدموں میں بچھی راہ کا ایک ایک خار چن لیا گیا تھا۔ ہم جیسے ڈولو گھاٹ پہنچے، کوداری کی جانب جانے والی ایک ویگن تیار کھڑی تھی، جیسے ہمارا ہی انتظار ہو رہا ہو۔ ہم اس ویگن میں سوار ہو کر تبت کے سرحدی قصبے کوداری کی جانب روانہ ہو گئے۔ ڈولو گھاٹ سے کوداری تک کے سفر کے دوران میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہم بخیریت شام 4:30 بجے کوداری پہنچ گئے۔ یہ قصبہ تبت کی سرحد کے قریب چائنا روڈ پر واقع ہے۔ کھٹمنڈو سے کوداری کا فاصلہ لگ بھگ 250 کلومیٹر ہے، اور یہ سفر کسی بھی طور 6 گھنٹے سے پہلے طے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سندری جل کی پہاڑی کے اندرونی سفر نے ہمارے بہت سے کام آسان کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں فاصلے گھٹ کر رہ گئے تھے۔ میں اور لیان تھاچو کی رہنمائی میں اس قصبے کے ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچے۔ تھاچو نے بتایا کہ وہ اس کے کسی شناسا کا گھر تھا۔ ہمیں ایک کمرے میں پہنچا کر تھاچو اپنے اس شناسا کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس کمرے میں یا کی کھال کا فرشی بستر بچھا ہوا تھا۔ پہاڑی مسافر نے ہمارا جوڑ جوڑ کھول کر رکھ دیا تھا۔ ہم آرام کی غرض سے اس بستر پر دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد 12-13 سال کا ایک لڑکا بڑی سی ٹرے میں ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کی آمد پر ہم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ کھانے کے برتن رکھ کر جانے لگا تو میں نے اسے تھاچو کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ حیران و پریشان مجھے دیکھتا چلا گیا۔ واضح طور پر محسوس ہوتا تھا وہ میری بات سمجھ نہیں پایا۔ میں نے انگلش کی ناکامی کے بعد دیپالی کو آزمایا، مگر پھر بھی اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ لڑکا مقامی کوداری زبان کے سوا کسی زبان سے واقف نہیں تھا۔ میرے سوالات کے جوابات میں اس نے کوداری میں جو کچھ کہا میں اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبتی وہ بہرحال نہیں بول رہا تھا۔ ان حالات میں مجبوراً مجھے گونگوں کے مانند اشاروں کی زبان استعمال کرنا پڑی۔ وہ بڑی دلچسپی سے میرے ہاتھ، ہونٹ اور گردن کو ہلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے کچھ مخصوص اشارے کرنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے اشاروں کا مطلب بہت واضح تھا۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ تھاچو کو میرے پاس بھیج رہا ہے۔ اسے یہ ثابت ہوا کہ وہ میرے اشاروں سے سمجھا تھا۔ میں تھاچو کو اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ لیان نے کہا، یہ عجیب قسم کا گونگا تھا، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ وہ گونگا نہیں بلکہ ہماری زبان سے نابل تھا۔ پتہ نہیں اور کس کس سے واسطہ پڑے گا، فی الحال تو اس سے واسطہ پڑا ہے۔ اس بات پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے فرش پر پڑی کھانے کی ٹرے کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میرا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، حالانکہ میں اس وقت شدید بھوک محسوس کر رہی ہوں۔ لیان کی طرح میں بھی اچھی خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ گزشتہ رات ہم نے پہاڑی غار کے اندر ڈرائی فروٹس پر مشتمل کھانا اپنے معدوں میں اتارا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک ایک کھیل اڑ کر ہمارے منہ میں نہیں گئی تھی۔ پیدر پہ ایسے حالات پیش آئے کہ ہمیں کھانے پینے کا ہوش ہی نہ رہا۔ ہمیں باقاعدہ کچھ کھائے پیے لگ بھگ 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کاشانو کی موت نے ابھی تک دل و دماغ کو باطمی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کھانے کو تو میرا موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن بہرحال اس میں کھانے بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ٹرے کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ ٹرے میں موجود کھانا ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو کھانے کی تفصیل سامنے آئی، اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ کھانا گرما گرم تھا۔ اس کھانے میں یا کے گوشت کی ایک سالن نما ڈش، ابلے ہوئے چاول، مکئی کی روٹی اور چائے شامل تھی۔ کھانے سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیان، یہ ٹھیک ہے کہ ہم کاشانو کی المیہ جدائی سے بہت دل گرفتہ اور ملول ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ ہمارا غم اپنی جگہ، مگر اللہ کی نعمتوں سے رخ پھیرنا مناسب نہیں ہے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور ہم دونوں نے بیک وقت کھانے والی ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھا دیے۔ سادگی کا علم بردار کھانا لذیذ اور خوش ذائقہ تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے چائے پی۔ تبت اور اس کے مضافات میں چائے بے حد ذوق شوق سے پی جاتی ہے، مگر اس میں دودھ اور چینی استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ قہوے کے اندر مکھن ڈال کر یہ گرم مشروب پیا جاتا ہے، جو توانائی بخش ہونے کے ساتھ ساتھ لذت سے بھی معمور ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں چینی لوگ بہت کم چینی استعمال کرتے ہیں۔ بھوک بہت کڑاکے کی لگی تھی، لہذا ہم ہاتھ نہ روک سکے اور زہر مار کرتے کرتے بھی خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اس ڈنر کے اختتام پر لیان نے کہا، پتہ نہیں تھاچو نے بھی کچھ کھایا ہے یا نہیں، وہ تو یہاں آتے ہی گمسا ہو کر رہ گیا ہے۔
हालांकि खाना लाने वाले लड़के ने तो इशाराती जबान में मुझे यकीन दिलाया कि वो थाचू को यहाँ भेज रहा है। मैंने कदरे उलझन ज़दा लहजे में कहा। उसी लम्हे थाचू बनफ से नफीस कमरे में हाजिर हो गया। उसने सबसे पहले खाने वाली ट्रे की जानिब देखा। खाने के तमाम बर्तन तकरीबन खाली हो चुके थे। उसने सर को इस बाती जुम्बश दी, फिर मुतमईन अंदाज में हमारी सूरत पर निगाह डालते हुए बोला, ये मेरे एक अकीदतमंद का घर है। हम इसके तवज्जुह से नेपाल तिब्बत सरहद को अबूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, निस शब के बाद किसी भी वक्त। मैंने कहा निस शब के बाद से तुलू शहर तक तो रात ही होती है। कुछ तो अंदाजा होगा कि हम यहाँ से कब तक रुखसत होंगे। मेरा अपना ख्याल है हम रात के आखिरी हिस्से में या फिर आला सुबह इस घर से रवाना हो सकेंगे। थाचू सोच अंदाज में बोला। वैसे सही सूरत हाल के बारे में कांग ही बता सकता है। कांग उसके मेजबान शनासा का नाम था। वो एक लम्हे का मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम लोग अगर चाहो तो थोड़ी नींद ले लो, मैं रुखसत के वक्त से पहले तुम्हें जगा दूंगा। थाचू की तजवीज़ माकूल थी। लगभग 20 घंटे बाद हमारे पेट में अनाज पहुंचा था। इसका खुमार अपना असर दिखाने लगा था। मैं नींद की अशद ज़रूरत महसूस कर रहा था। शायद उसमें गालिब हाथ मक्खन वाली उस खुश जायका तवानाई बख्श चाय का भी था। एक तो वैसे भी नींद उड़ाने वाली एशिया से मुझे नींद ज़्यादा आती है, उस पर वो चाय खासी मकवी आज़ाब भी थी। इंसान के बदन को ताकत और तवानाई पहुंचाने वाली हर गज़ा या एक्सरसाइज बिलाखिर नींद का पेश खैमा साबित होती है। इंसान ना सोना चाहे या ना सो पाए ये अलग बात है, मगर सोने या आराम करने को जी बहुत चाहता है। लिया ने थाचू से पूछ लिया, तुमने खाना खा लिया? हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। हमारी नींद के दौरान में तुम क्या करोगे? मैंने इस्तफसार किया। अगर मौका मिला तो मैं भी कुछ वक्त के लिए आंख लगाने की कोशिश करूंगा, वो सादगी से बोला। उसके बाद वो खाने के खाली बर्तनों वाली ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने कमरे का दाखिली दरवाज़ा इस तरह भीड़ दिया था कि ताज़ा हवा की आमदोशुद के लिए जुरी मौजूद रहे। ये एक तरह से इस बात का भी इजहार था कि अब हमें ख्वाह मुख्वाह डिस्टर्ब करने के लिए इस कमरे की तरफ कोई नहीं आएगा। क्या तुम्हें वाकई नींद आ रही है वैतान? तनाई मजे से रोते ही लिया ने मुझसे पूछ लिया। हाँ, नींद तो आ रही है, मैंने जवाब दिया। क्यों, कोई खास बात है? वो मुतज़ब्ज़ब होते हुए बोली, एक बात मेरे ज़हन को उलझा रही है। कौन सी बात? मुझे भी तो बताओ, मैंने संजीदगी से कहा। मैं मिस्टर शर्मा के बारे में सोच रही हूँ। बसलन, क्या सोच रही हो? उसने जवाब दिया, नकली बुद्ध बख्शू नारायण के बयान, मुकल आनंद सूर्या दास की कारकर्दगी और मिस्टर शर्मा के मजमूम आज़ाइम को देखते हुए तो यही लगता है वो लोग यानी हमारे दुश्मन इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हम खटमंडू से कोदारी जा रहे हैं। इस तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि यहाँ कोदारी में हमारी इस्तकबाल का खातिर ख्वाह बंदोबस्त होगा, खास तौर पर इस सूरत में कि हम बीच राह में मिस्टर शर्मा को ऊंचा देकर उड़न छू हो गए थे। लेकिन वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली, लेकिन यहाँ कोदारी में हमारे साथ जितने नॉर्मल हालात पेश आ रहे हैं, इसको देखते हुए तो यही महसूस हो रहा है हमारे दुश्मनों ने हमारी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। ये कुछ अजीब सी और नाकाबिले यकीन बात नहीं है। तुम ठीक कहती हो, मैंने तायदी अंदाज में कहा। इस गैर मामूली और जहन को उलझाने वाली बात को मैंने भी महसूस किया है और फौरी तौर पर यही समझ में आ रही है कि शायद शर्मा ने मेरी बात का यकीन कर लिया है। कौन सी बात का? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैंने चक्कर देने के लिए फ़ोन पर उसे बताया था ना कि आज शाम को 5 बजे मैं CAC की फ़्लाइट से काठमांडू से शंघाई जा रहा हूँ। मैं नहीं समझती शर्मा इतना अहमक है कि उसने तुम्हारी ऐसी वैसी बेसरूपा बातों पर यकीन कर लिया हो। वो मुझसे इख्तलाफ करते हुए बोली। मैंने कहा, जब गेम इंतहाई ऊंचे लेवल का हो रहा हो तो बात बज़ाहिर इंतहाई फजूल नजर आने वाली बातों को भी अहमियत देनी पड़ती है। मैंने अपने दुश्मनों को ऐसे ऐसे चकमे दिए हैं कि वो मेरी कोई अहमकाना बात भी नज़रअंदाज करने की गलती नहीं कर सकते। न्यू जर्सी से काठमांडू किस तरह पहुंचे थे, ये कारनामा तो तुम्हारे सामने है।